एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज में आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर करेंगे 55। 54 प्रैक्टिस हमारे हो चुके हैं और प्रैक्टिस टेस्ट नंबर आज हम करेंगे 55। हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न HSSC के पैटर्न पर बेस्ड हैं। यानी कि जो पेपर HSSC आपको देगी उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस टेस्ट तैयार किया गया है। इसमें जीके हैं, कंप्यूटर के प्रश्न हैं, इसके अलावा इसमें हरियाणा जीके है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए हैं। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम अब 26 और 27 तारीख को होने वाला है और ऐसी कंडीशन में आप सब्जेक्ट तो पढ़ नहीं सकते, आपका डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए मॉक टेस्ट पर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपकी ओवरऑल तैयारी कैसी है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर आएगा वो सेम इसी पैटर्न पर आएगा और इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। 54 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे हो चुके हैं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 55 अब हम करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, नॉलेज हब 7900, ये एक लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे जाके आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। बाकी जो पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 55 अब हम शुरू करने वाले हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है और ये उनके हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 55 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे प्रश्न हम देखेंगे, डिटेल में सॉल्यूशन इनका हम देखेंगे। अब तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है। कहने का मतलब है 4 के 4 जो मंदिर है ना, ये 4 के 4 सूर्य मंदिर है। ध्यान रखना, सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का, मोढेरा का और दक्षिणार्क का। अब इसमें से ये पूछा है कि गुजरात में कौन सा है इनमें से। देखो, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये तो उड़ीसा के अंदर है। आपने जगह का नाम भी सुना होगा, ये है मोढेरा। गुजरात का कौन सा है? मोढेरा। ये जगह भी आपको, जगह का नाम भी पता होना चाहिए। मोढेरा जगह भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो जो मोढेरा जो सूर्य मंदिर है ये गुजरात के अंदर है। जो पाटन है, पाटन से यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किसने बनवाया था ये सोलंकी वंश ने बनवाया था। सोलंकी वंश के शासक कौन था? वो था भीमदेव। ठीक है, सोलंकी वंश के शासक भीमदेव ने ये बनवाया था। कब? 1026 में, जब सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ था ना 1026 में, उस समय भीमदेव ही शासक था। इसने बनवाया था गुजरात में, मोढेरा में। ठीक है, 1026 में ये बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ। मतलब सुर्खी जो है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कुषाण द्वारा, गुप्त द्वारा, सल्तनत के सुल्तान द्वारा या फिर मुगलों के द्वारा। तो देखो, जो सुर्खी जो है वो दिया गया था दिल्ली के जो सल्तनत के जो सुल्तान थे उनके द्वारा। ठीक है, जो सुर्खी जो है ये क्या था? ये पेंटिंग थे, एक किस्म का आर्किटेक्ट था, दीवारों को जोड़ने के लिए। ठीक है, आपस में दीवारों को लिंक करने के लिए ये एक आर्किटेक्ट है, एक किस्म का आर्किटेक्चर। ठीक है, सुर्खी। तो दिल्ली के सल्तनत के सुल्तानों के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3। आपको मिलान करना है। ये अलग अलग स्थापना दे रखी है, किस समाज की स्थापना किस व्यक्ति ने करी थी। लेफ्ट साइड में उनके नाम दे रखे हैं और राइट साइड में उनके संस्थानों के नाम दे रखे हैं। इंडियन कॉन्फ्रेंस नेशनल, भारतीय देव समाज और आर्य समाज। अब देखो, इसमें देखो आर्य समाज, और आर्य समाज का हमें पता, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, वैसे आर्य समाज की स्थापना हुई कब थी? 1875 के अंदर। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। इसके बाद देखो, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दिया है। इन्होंने करी थी भारत सेवक समाज की। भारत सेवक समाज की स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की बात? ये कहाँ पे हुई थी? ये होता पुणे के अंदर। कब की बात है ये? 1905, 1905 पुणे के अंदर इसकी स्थापना करी थी भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद आगे है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री इन्होंने करी थी देव समाज की स्थापना। शिव नारायण अग्निहोत्री इन्होंने करी थी देव समाज की स्थापना। कब की बात है? ये करी थी 1887 में
और कहाँ पर करी थी? लाहौर के अंदर। आर्य समाज 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती। गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज, पुणे 1905। जो शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने देव समाज की करी थी 1887 लाहौर में। अब बात आती है इंडियन कॉन्फ्रेंस नेशनल की। इंडियन कॉन्फ्रेंस नेशनल जो है, इसकी तो स्थापना करी थी किसने? ये नहीं था, इसकी स्थापना करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, आपने नाम सुना होगा खूब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने स्थापना करी थी इंडियन कॉन्फ्रेंस नेशनल ने। लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया है महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने स्थापना करी थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी थी इन्होंने। इंडियन कॉन्फ्रेंस नेशनल की स्थापना नहीं करी थी, यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं करी थी। इन्होंने करी थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की 1887 के अंदर ही। और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 के अंदर। ये चीज़ इसमें करेक्ट करनी है। इंडियन कॉन्फ्रेंस नेशनल ये करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में। महादेव गोविंद रानाडे ने करी थी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 के अंदर। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ सही है। गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज, शिवनारायण अग्निहोत्री, देव समाज, और स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। आगे है प्रश्न नंबर 4। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? देखो, संचित निधि से जब हम धन निकालते हैं, कॉन्सोलिडेट फंड जो बोलते हैं जिसको, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, अगर यहाँ से पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन चाहिए? भारत के राष्ट्रपति की, संसद की, प्रधानमंत्री की, या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की? तो देखो, कॉन्सोलिडेट फंड से अगर पैसा निकालना है तो परमिशन चाहिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। संसद की परमिशन के हिसाब से ही इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। और आर्टिकल जो कॉन्सोलिडेट फंड है, ये किस आर्टिकल के अंदर है? 266(3) के अंदर। 266(3) के अंदर ये दिया है, 266, और इसके सब क्लोज 3 के अंदर ये कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया दिया गया है। ठीक है, 3 प्रकार के ये फंड है। ठीक है, एक इमरजेंसी फंड है, कॉन्सोलिडेट फंड है, एक और है। 3 प्रकार के ये दिए गए, तीनों ही आर्टिकल 266 के अंदर दिए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी, भारत की संसद। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, भील, गोंड, या फिर गारो? देखो, गारो, खासी, ये तो कहाँ पर है? ये है मिजोरम के, मेघालय के अंदर। कहाँ पर है ये? मेघालय के अंदर है गारो खासी वाली। ठीक है, इसके बाद भील जनजाति है। भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान के आसपास, राजस्थान के आसपास। तो इसमें से पूछे सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील जनजाति, यानी कि सबसे अधिक जो मात्रा में जो पाई जाती है वो है सबसे अधिक भील जनजाति। भारत में लगभग जो ट्राइब्स है, लगभग 550 के तकरीबन है जनजातियां भारत के अंदर वर्तमान समय में। सबसे अधिक भील जनजाति है, दूसरे नंबर पर है गोंड, तीसरे पर है टोडा वगैरह, और गारो सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा है भील। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है, जो ट्राइब्स है, वो किस राज्य के अंदर पाई जाती है? तो ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है मिजोरम के अंदर। सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है मिजोरम और नागालैंड के अंदर। सबसे अधिक जो ट्राइब्स हैं ये मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं अनुसूचित जनजातियाँ। तो इसमें पूछा सबसे अधिक जनजाति किसकी है, यानी कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसकी है? तो वो है भील जनजाति की। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगला है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? नहीं मतलब 3 सही दे रखे हैं, 1 गलत मिलान कर रखा है। भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं जमशेदपुर को, बिल्कुल सही है। भारत का पिट्सबर्ग किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। भारत का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को, ये भी बिल्कुल सही दिया है। भारत का डेक्कन क्वीन जो है वो बोलते हैं पुणे को, डेक्कन क्वीन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है पुणे को। लेकिन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये हैदराबाद को नहीं, ये कहा जाता है बेंगलोर को। बेंगलुरु को ये कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये बेंगलोर को कहते हैं, हैदराबाद को नहीं कहा जाता। तो कौन सा गलत दिया गया है? ऑप्शन सी वाला गलत मिलान किया गया है। भारत की सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, हैदराबाद नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? देखो, एंगस्ट्रॉम लिखते हैं ऐसे, ए के ऊपर 0 लगा के,
और इसके मान कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10। ए के ऊपर 0 लगा के लिखते हैं। तो ये किसको मापने के काम आता है? वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को या वेलोसिटी को। तो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है ये है वेवलेंथ की। तरंग दैर्घ्य जो बोलते हैं, वेवलेंथ जो बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर ऐसे 0 करके ऐसे लिखा जाता है। एनर्जी की इकाई क्या है? एनर्जी की लिखा जाता है जूल के अंदर। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हार्ट्स के अंदर HZ करके। वेलोसिटी की स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना है, एंगस्ट्रॉम लिखते हैं वेवलेंथ को। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर भी इसमें नहीं पूछा, यानी कि 3 सही दे रखा, एक गलत है, तो गलत वाला बताना है इसमें भी। पोटासियम क्लोराइड ये होता है माचिस के ऊपर, बिल्कुल सही है। पोटासियम क्लोराइड लगा होता है माचिस के ऊपर। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये ड्राई सेल के अंदर यूज होता है। यूरेनियम है ये एटम बॉम्ब के अंदर यूज होता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एक्यूमुलेटर सेल के अंदर यूज नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक सेल एक्यूमुलेटर सेल के अंदर यूज नहीं होता, ये होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है, नील हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? किस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जो हम नील हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका यूज करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर? जैव उर्वरक के रूप में हम प्रयोग करते हैं नील हरित शैवाल का। किस फसल के लिए? गेहूं, चना, धान या फिर सरसों? तो वो है धान की फसल के लिए। धान की फसल के लिए हम नील हरित शैवाल का प्रयोग करते हैं एक जैव उर्वरक के रूप में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, पैडी यानी कि धान। प्रश्न नंबर 10 दिया है, देखो ये जो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है इसका काम क्या है? ये करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसका काम है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है ये। ऑप्शन बी उत्तर रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 10 दिया है, विश्व से चेचक का उन्मूलन कब हुआ? यानी कि चेचक कब खत्म हुआ था वर्ल्ड में? 1975, 1996, 1980 या फिर 2008 में? तो ये हुआ था 1980 के अंदर। इरेडिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, 8 मई 1980 को जो हेल्थ जो है यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने घोषणा कर दी थी 8 मई 1980 को, ठीक है, कि अब जो चेचक है वो समाप्त हो चुका है। किस वायरस से फैलती है? ये फैलती है वेरियोला वायरस से। वेरियोला वायरस से ये फैलती है, ये इसमें ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये जो वैक्सीन किसने बनाई थी इसकी? चेचक के जो टीका था इसकी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मिचियाकी ताकासाकी। देखो नाम कैसा, आप अपने आप समझ जाओगे। मिचियाकी ताकासाकी कहाँ से है? ये जापान से। इसने चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1980 में ही। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज़ों ने दक्षिण चीन सागर में अपनी परिचालन तैनात के हिस्से के रूप में मनीला यानी कि जो फिलीपींस की राजधानी वहाँ की यात्रा पूरी करी है? ये बात है लगभग 2024 के मई या जून 2024 के आसपास। ठीक है, मई या देखो ध्यान रखना, मई जून 2024 की करंट अफेयर आ सकती है पेपर के अंदर। ध्यान रखना, 1 साल तक की करंट अफेयर। इसमें पूछा है कि भारतीय नौसेना के जहाज थे 3, इन्होंने फिलीपींस की यात्रा करी है मनीला की, किसके थ्रू? दक्षिण चीन सागर के अंदर से। तो कौन कौन से वो 3 जहाज थे, समुद्री जहाज? तो वो था INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन। INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 दिया कि हाल ही में 35 साल के कैरियर के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? देखो अब तक भारत में जो संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी प्रतिनिधित्व उसमें हम सिर्फ एक ही नाम पढ़ के आते थे बार बार, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज अब रिटायर हो चुकी है ये। ठीक है, रुचिरा कंबोज है वो अब रिटायर हो चुके 35 साल की सर्विस के बाद। यूनाइटेड नेशंस में भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था वो थे रुचिरा कंबोज, जो अब रिटायर हो चुकी है।
अब इनकी जगह कौन गया है, वो गया है पी हरीश यानी कि पर्वथानेनी हरीश। इनको भेजा गया है यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। पहले थी रुचिरा कंबोज, वो अब रिटायर हो चुकी है। प्रश्न नंबर 13 दिया है, बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। भाई हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस को, लेकिन हम केबल का प्रयोग नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क उसको कहा जाता है। ठीक है, बिना केबल की सहायता से जो नेटवर्क को हम कनेक्ट करें वो वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है। जैसे रेडियो वेव हो गई, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, सैटेलाइट हो गया, इंफ्रारेड, ये सब वायरलेस नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, यदि एक इंटरनेट ईमेल का एड्रेस है bluetar@mrs.org, तो ये mrs.org क्या दर्शाता है, mars.org क्या है, सदस्य का नाम, डोमेन का नाम, सर्वर का नाम या फिर रेंज का नाम। तो mars.org ये है डोमेन का नाम। किसका नाम है, ये डोमेन का नाम दिया गया है। और जो ब्लू स्टार दिया जो सबसे पहले, ये है मेंबर का नाम। ये यूजर नेम जो होता है ना हमारा, वो है ये यूजर नेम। ब्लू स्टार ये यूजर नेम है, mars.org ये हमारा डोमेन नेम है। तो इसने यही पूछा था mars.org क्या है, ये डोमेन नेम हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है। व्हाट इज एग्जिटिंग ए प्रोग्राम विदाउट क्विटिंग द एप्लीकेशन इज कॉल्ड। भाई कोई भी हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखा, उसको कट नहीं करना, लेकिन उसको हम वैसे ही क्विट करना है, मतलब उसको एग्जिट करना है बिना उसको बंद करे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज करना, यानी कि मिनिमाइज कर देते हैं जो हम कोड है वो। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे दिया है प्रश्न नंबर 16, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट मेड इन ऑर्डर टू एडजस्ट द रेगुलर डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल कॉल्ड। भाई जो कैपिटल होती है, जो मूल्य, जो पूंजी होती है, उसमें लगातार जो कमी होती है उसके मूल्य में, उसको समायोजित करने के लिए जो सकल निवेश होता है, जो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें वैल्यू को क्या कहा जाता है, उसको डी इवैल्यूएशन, न्यू इन्वेस्टमेंट, लॉस या फिर लोन। तो जो हमारे जो पूंजी का जो घाटा होता है, इसके लिए जो सकल निवेश के जो मूल्य है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अवमूल्यन। इफ द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज इट इज कॉल्ड डी इवैल्यूएशन ऑफ द कंट्री। अवमूल्यन यानी कि मुद्रा का गिरना। ठीक है, जैसे हमारे पैसे का है ना भाई, डॉलर के मुकाबले गिरता है, तो वो होता है अवमूल्यन, डी वैल्यूएशन। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 17 है, मानव विकास सूचकांक 1990 में खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये आया था 1990 के अंदर। किसने इसको विकसित किया था। महबूब खान, महबूब उल और अमर्त्य सेन, सैयद उल हक और अपारा सेन। तो ये क्या था, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने। महबूब उल हक ये कहाँ से है, ये पाकिस्तान से है, और अमर्त्य सेन ये इंडिया से है। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है अमर्त्य सेन को। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की खोज करी थी। और अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल। अगर अब बात करें 2024 और 2025 की, तो भारत की रैंक बराबर रही है 130 नंबर पे ही। 2024 में भी 130 पर था, 2025 में भी भारत 130वें नंबर पर ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। ये पर कैपिटा इनकम, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो 3 फैक्टर होते हैं। एक तो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा रेट, दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। ये 3 फैक्टर है जिनके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काउंट किया जाता है किसी भी कंट्री का। तो भारत की रैंक है 130। 1990 में इसकी खोज की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 दिया है, भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पर होता है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। देखो वैसे अगर नॉर्मल बात करें ना, भारत में सबसे अधिक कोयला तो वो होता है झारखंड के अंदर।
झारखंड के अंदर, झारखंड इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा होता है छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ जो ऑप्शन सी में दिया है। अगर छत्तीसगढ़ भी ऑप्शन में नहीं आता फिर आता उत्तर उड़ीसा, उड़ीसा भी ऑप्शन में नहीं आता फिर आता ऑप्शन पश्चिम बंगाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ दूसरे पर पहले पर होता है झारखंड, दूसरे पर होता है छत्तीसगढ़, तीसरा होता है उड़ीसा, चौथा होता है वेस्ट बंगाल। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू हो जाती है। अब हम हरियाणा जीके के प्रश्न देखेंगे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नीचे नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ डाल रखी है। तो प्रश्न नंबर 19 हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है कि सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी। यानी कि सोनीपत का पुराना नाम क्या है ये पूछा गया है। तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ। तो सोनीपत का पुराना नाम है स्वर्णप्रस्थ, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पानप्रस्थ किसका है, यह है पानीपत का। इंद्रप्रस्थ किसका था, यह था दिल्ली का। ये ध्यान रखना सारे नाम, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, पानीपत का पानप्रस्थ और सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि अम्बाड़ा में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई। अम्बाड़ा में जो ब्रिटिश छावनी थी वो कब स्थापित करी गई थी। 1843, 1947, 1905 या 1931 में। तो ये स्थापित की गई थी 1843 के अंदर। अम्बाड़ा कैंट जो बनाया गया था 1843 में बना। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि अम्बाड़ा कैंट क्यों बनाया गया, क्योंकि अम्बाड़ा कैंट से पहले करनाल कैंट बना हुआ था। अम्बाड़ा से पहले करनाल कैंट होता था, करनाल छावनी होती थी। अम्बाड़ा छावनी बाद में बनाई गई थी, करनाल छावनी होती थी पहले से। कब बनाई गई थी, 1805 के अंदर करनाल छावनी बनाई गई थी। लेकिन 1841-42 में करनाल छावनी को बंद करके 1843 में अम्बाड़ा छावनी बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि करनाल छावनी के अंदर मलेरिया फैल गया था। मलेरिया फैल गया था करनाल छावनी के अंदर, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था और इसकी जगह पर अम्बाड़ा छावनी बनाई गई थी 1843 में। करनाल छावनी बनी थी 1805 में और 1841-42 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर मलेरिया हो गया था। फिर ये सारा शिफ्ट किया गया था अम्बाड़ा के अंदर। अम्बाड़ा छावनी बनाई गई थी 1843 के अंदर। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। अम्बाड़ा छावनी बनी थी 1843 में और करनाल की बात करें तो करनाल कब बनी थी, 1805 के अंदर करनाल छावनी। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न नंबर 21 है भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान हरियाणा के किस जिले में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये है हिसार के अंदर। भैंस जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। आगे दिया प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा। किसानों की समस्या का निराकरण, देखो एक तो इन्होंने टोल फ्री नंबर जारी करे थे, टोल फ्री नंबर जारी करे थे 1551। किसानों की समस्या का समाधान के लिए किसान कॉल सेंटर बनाए गए थे। टोल फ्री नंबर है 1551, 1551। ये किसान कॉल सेंटर के नंबर दिए थे। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि और कौन सोल्व करेगा किसानों की कंप्लेंट, तो वो करेगा किसान पंचायत। किसान कॉल सेंटर अलग से बनाए गए थे किसान पंचायत के लिए। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए है यह। प्रश्न नंबर 23 है कि कौन सा त्यौहार सांपों से जुड़ा हुआ होता है। हरियाणा में कौन सा त्यौहार सांपों से जुड़ा है। गुग्गा नवमी, तीज, निर्जला 11 या जन्माष्टमी। तीज है ये तो सावन के महीने में आती है, ठीक है, बारिश के मौसम। निर्जला 11 से जेठ के महीने में आती है। जन्माष्टमी एक कृष्ण जी का जन्मदिन के लिए। तो गुग्गा नवमी जो है, गुग्गा नवमी का जो त्यौहार है ये सांपों से संबंधित है, सांप की हम पूजा करते हैं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, गुग्गा नवमी। आगे दिया है प्रश्न नंबर 24, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित रेखीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था। देखो इसके अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला तो पंडित रेखीराम शर्मा के बारे में, इन्होंने एक साप्ताहिक पत्र प्रचार किया था किसके अंदर, हिंदी भाषा में। कहाँ से शुरू करा था इसने, भिवानी से शुरू हुआ था। क्या नाम था उस साप्ताहिक पत्र का, तो वो था संदेश। संदेश नाम की पत्रिका किन्होंने शुरू करी थी, पंडित रेखीराम शर्मा ने। कहाँ से शुरू हुई थी, भिवानी से। किस भाषा में थी, हिंदी भाषा के अंदर थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 का कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब तक कितने गांव जोड़े जा चुके हैं।
तो लगभग 6000 के तकरीबन गांव से जोड़े जा चुके, लगभग सभी गांव कवर हो चुके हैं। हमारा गांव जगमग गांव योजना, ये स्कीम क्या थी? इसका स्कीम का टारगेट था कि गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना। गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना, ये इसका टारगेट था स्कीम का। कब शुरू करी थी? ये जुलाई 2015 के अंदर ये स्कीम शुरू की गई थी। उस समय जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जुलाई 2015 के अंदर हमारा गांव जगमग गांव, जुलाई 2015 के अंदर, ताकि गांव में 24 घंटे लाइट की सप्लाई करी जाए। प्रश्न नंबर 26 दिया कि हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया था? इलेक्शन से संबंधित जो टोल फ्री नंबर जारी किए थे वो कौन से थे? 1008, 1950, 1947 या फिर 1000? तो वो टोल फ्री नंबर थे 1950, 1950, ये टोल फ्री नंबर थे इलेक्शन से संबंधित। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग कर दिया गया, 1 नवंबर 1989 को। फिर 24 जुलाई 1991 को इसे वापस करनाल से जोड़ दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को इसको अलग किया गया। तो कौन सा जिला, यानी कि ऐसा कौन सा जिला तो 2 बार बना था हरियाणा का? एकमात्र ऐसा जिला तो 2 बार बना था। पहले बना था 1 नवंबर 1989 को, फिर 2.5 साल, लगभग 1.5 साल 2 साल बाद ही इसको 24 जुलाई 1991 को वापस करनाल के अंदर मिला दिया। फिर 6 महीने बाद 1 जनवरी 1992 को इसको फिर से अलग कर दिया गया। वो जिला कौन सा था? वो जिला था पानीपत। हरियाणा का एकमात्र जिला तो 2 बार बना था, वो है पानीपत, 1989 और 1992 के अंदर। करनाल से ही अलग किया था, करनाल में ही मिला दिया, फिर वापस करनाल से अलग किया गया था इसको। प्रश्न नंबर 28 है कि इतिहास के उल्लेख में मिलता है कि कौन सा एक चीनी विद्वान हर्ष के शासनकाल में थानेसर आया था? कौन सा एक चीनी शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेसर आया था? चीनी विद्वान था एक, फाहियान, सुंगयून, मैग्स्थनीज या फिर हेनसांग? तो फाहियान के हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था वो आया था हेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग आया था। हेनसांग ने किताब लिखी थी कौन सी? सीयूकी। उसने अपनी यात्रा का सारी स्टोरीज के अंदर लिख रखी सीयूकी के अंदर। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चिंकारा प्रजनन केंद्र, तो ये है कैरू भिवानी के अंदर। भिवानी की तोसाम तहसील में गांव है कैरू, वहां पर है चिंकारा प्रजनन केंद्र। एक है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? झाबुआ के अंदर। और झाबुआ कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर, बावड़ के पास। मोर चिंकारा प्रजनन झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। तितर प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये है मोरनी पंचकुला के अंदर, तितर प्रजनन केंद्र। और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक गिद्ध प्रजनन केंद्र वो कहाँ है? वो है पिंजौर के अंदर। तो जो प्रजनन केंद्र है सारे आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने करी थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, इनमें सभी ने। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना करी थी चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने किससे अलग करके? कांग्रेस से। कब अलग हुए थे? 1996 में। 1996 में कांग्रेस से अलग होकर चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, लेकिन वापस 2004 के अंदर ये वापस इसी के अंदर मिल गई, कांग्रेस के अंदर ही। हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनी थी और वापस कांग्रेस में मिल गई थी। चौधरी बंसीलाल ने इसकी स्थापना करी थी 1996 के अंदर। प्रश्न नंबर 31 है 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? 40 हाफिज का मकबरा, तो ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? किस वर्ष ये डिसाइड किया था हरियाणा सरकार ने कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को हर बार सम्मानित करेंगे? तो ये निर्णय लिया गया था 1981 में। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 33 है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का दोबारा नामकरण हुआ था? यानी किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर था? अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव या सोनीपत? तो वो था गुड़गांव का। क्या नाम हो गया अब? गुरुग्राम इनका नाम हो गया गुड़गांव का। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर
33 का। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है? टंगस्टन, मैग्नीज, चूना पत्थर और स्लेट। देखो वैसे तो ये चारों के चारों हरियाणा में पाए जाते हैं। टंगस्टन भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, चूना पत्थर भी और स्लेट भी हरियाणा में। चारों के चारों हरियाणा में पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे अधिक पाया जाता है चूना, लाइमस्टोन। चूना हरियाणा में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, सात चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? सात चोखा खोरी मेला जो लगता है वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? पानीपत, रोहतक, गुड़गांव या फिर अंबाला? तो ये मेला लगता है गुड़गांव के अंदर। सात चौकी खोरा का मेला लगता है अंबाला के अंदर। प्रश्न नंबर 36 है, ये सॉरी अंबाला नहीं, गुड़गांव के अंदर, अंबाला गलत बोल दिया, गुड़गांव के अंदर लगता है। ऑप्शन बी उत्तर आएगा 35 का। प्रश्न नंबर 36 है, भारत का एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसेड, स्टीम लोकोसेड। देखो आपने सुल्तान मूवी में देखा सलमान खान वाली में, इसका नाम क्या था? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इसका नाम है। स्टीम लोकोमोटिव है जो कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। कब बना था ये? 1885 का बना हुआ है ये फेरी क्वीन, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आपने सलमान खान की मूवी जो आई थी सुल्तान, उसमें ये आपको देखा होगा। सवाल नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 दिया है। प्रश्न नंबर 37 है कि फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो है लाट की मस्जिद, दूसरा स्मारक कौन सा है? फतेहाबाद के अंदर एक तो है लाट की मस्जिद, दूसरा क्या है? हुमायूं की मस्जिद, बनवाली, धर्म क्षेत्र या फिर अर्जुन स्थल? तो वो है हुमायूं की मस्जिद। हुमायूं की मस्जिद कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। और एक है लाट की मस्जिद। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 है, हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया था? राज्य वन नीति कब बनाई गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा? 2000, 2006, 2003 या 2010 में? तो ये बनाई गई थी 2006 के अंदर। हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के अंदर बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 39 है, सिरसा का प्राचीन नाम क्या है जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है? सिरसा का प्राचीन नाम जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है? सिरिस्का, सिरोनिका, श्रीनिका या सिंगारिका? तो सिरसा का जो प्राचीन नाम जो महाभारत में दिया है वो है सिरिस्का। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, सिरिस्का। प्रश्न नंबर 40 दिया है, 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिला किस जिले से अलग करके बनाया गया था? देखो ध्यान रखना, सिरसा कब बना था? 26 अगस्त 1975 को। किससे अलग? कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, हिसार या करनाल? तो वो होता है हिसार से। हिसार से अलग होकर सिरसा बनाया गया था 26 अगस्त 1975 को। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ये हमारे 40 प्रश्न पूरे, और यहाँ पर आकर हमारी हरियाणा जीके पूरी हो गई। अब हम 15 प्रश्न करेंगे, इंग्लिश के 15, हिंदी के 15, जीके 15, रीजनिंग के। आगे है क्वेश्चन नंबर 41, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है और इसमें आपको वन वर्ड बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है और ये दिया है चेंजिंग फ्रीक्वेंटली, लगातार बदलते रहना, चेंजिंग फ्रीक्वेंटली। देखो फ्लैग, फ्लैग का मतलब क्या होता है? पपड़ी, पपड़ी यानी जो ऊपर की जो परत होती है ना उसको बोलते हैं फ्लैग। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, ठीक है, निश्चित, सर्टेन का मतलब। कॉन्टिजियस, कॉन्टिजियस का मतलब क्या होता है? पास पास, पास पास, एकदम बराबर में। फिक्कल, फिक्कल का मतलब होता है चंचल, अस्थिर, फिक्कल। तो इसने यही पूछा है चेंजिंग फ्रीक्वेंटली यानी कि जो लगातार बदले, तो उसको बोलते हैं फिक्कल। फिक्कल, फिक्कल का मतलब क्या होता है? अस्थिर, ठीक है, चंचल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है और इसमें भी आपको वन वर्ड बताना है और ये दिया है माय मैनेजर इज वेरी एंग्री। तो इसमें है एंग्री का क्या बताना है भाई? इज वेरी एंग्री, तो एंग्री किस में है? इसका वन वर्ड क्या आएगा? वेरी एंग्री। लूज फेस इज पुल ए फेस, फैट केस और हैज़ ए फेस लाइक थंडर। तो गुस्से को बोलते हैं हैज़ ए फेस लाइक थंडर, गुस्से में दिखना, वेरी एंग्री, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 42 का, हैज़ ए फेस लाइक थंडर। ऑप्शन डी एंग्री का। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें आपको इडियम बताना है और ये दिया है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ऐड इंसल्ट टू इंजरी यानी कि एक और देखें तो इसका है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। कहने का मतलब क्या है कि जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना मतलब जख्म को और अधिक जख्म देना, जो सिचुएशन है उसको और अधिक बिगाड़ना।
टू मेक ए सिचुएशन वॉर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 43 का। 44 में भी आपको इडियम बताना है और ये दिया है द एलिफेंट इन द रूम। कमरे के अंदर हाथी। कमरे के अंदर हाथी मतलब द प्रॉब्लम पीपल आर अवॉइडिंग, एक ऐसी समस्या जिससे लोग बच रहे हैं, जिसको लोग अनदेखा कर रहे हैं। द एलिफेंट इन द रूम। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है आपको रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड बताना है, गलत कौन सा है। एप्रिसिएट, वर्चुअल, जुडिशियरी या एम्बेसडर। एप्रिसिएट बिल्कुल सही है, वर्चुअल भी सही है, जुडिशियरी भी सही है। गलत जो स्पेलिंग दी है वो दी है एम्बेसडर की। एम्बेसडर यानी कि जो राजदूत होता है उसमें क्या आता है AMBASSADOR। एम्बेसडर में यहाँ पर डबल एस आएगा, बाकी सही है सारी। एम्बेसडर AMBASSADOR एम्बेसडर। ऑप्शन डी वाली स्पेलिंग गलत दी है। सेम क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा कि इनकरेक्टली स्पेलिंग किसकी है, किस वर्ड की स्पेलिंग गलत दी गई है चार में से। एक्सेप्टेबल, एकोमोलेट, बिगिनिंग और क्विज़ेस। तो इसमें देखो एक्सेप्टेबल बिल्कुल सही है, बिगिनिंग भी सही है, क्विज भी सही है। अकोमोडेट में छोटी सी गलती है, क्या गलती है। ACCOMMODATE एकोमोडेट, यहाँ पर डबल एम आएगा। ACCOMMODATE एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब ठहरना, अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, ठहरना। तो ऑप्शन सी वाली जो स्पेलिंग है वो इसमें गलत दी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आपको एंटोनियम बताना है और वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन जो वर्ड दिया है, जेन्युइन जो वर्ड दिया है, इसका आपको एंटोनियम की विलोम बताना है। थैंकफुल, अनहेल्दी, फेक या फिर ओरिजिनल। ठीक है, जेन्युइन का मतलब होता है ओरिजिनल, एकदम रियल। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, फेक। क्या हो जाएगा, फेक। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। 48 दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक हमें करना है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्लैंक टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो थी ये पास्ट के बाद क्रांति थी, इसने जो मोनार्की सिस्टम था फ्रांस में वो उसको ख़त्म कर दिया था। इज लीडिंग नहीं आएगा, वर लीडिंग भी नहीं आएगा, वाज लेड या फिर लेड। तो वाज के साथ सेकेंड फॉर्म तो आने सकती आएगा लेड। पास्ट इंडेफिनेट में लीड की सेकेंड फॉर्म होती है लेड। लीड मतलब आगे करना, आगे बढ़ना, नेतृत्व करना, ये होता है लेड। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसने जो फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया था। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स कैन बी ब्लैंक यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सोशल मीडिया जो एल्गोरिदम वो क्या है, उन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है वो आपको इसमें बताना है। वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट्स इज दैट मच थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेसेस। सिंपल सा एरर है, देखो वन ऑफ द एडवांटेजेस, इतने एडवांटेज है उनमें से एक एडवांटेज, ठीक है, ऑफ वीकली मार्केट्स जो सप्ताह के अंदर जो बाजार लगते हैं उनकी, इज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर वन की बात हो रही है। देखो इसमें जो इज दिया है ना, जो बच्चे सोच रहे होंगे इज गलत है, इज बिल्कुल सही है। इज किस लिए आया कि वन के लिए, ये जो वन दिया है इसके लिए हम इज का प्रयोग किया है, ये सिंगुलर है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वीकली मार्केट्स इज दैट मच थिंग्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। देखो छोटा सा एरर क्या है इसके अंदर, मच नहीं होता, मच थिंग नहीं होती, आएगी मैनी थिंग्स। मच क्या हो गया, मच तो एक काउंट है वो हो जाती है, मतलब मच के स्थान पर मैनी का प्रयोग किया, क्योंकि थिंग्स जो हो काउंटेबल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जगह मिल जाती है। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए में एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। इन क्लिनिक्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग विद डॉक्टर्स। छोटा सा एरर है, आपको देखते ही दिख जाना चाहिए। वेटिंग विद डॉक्टर्स नहीं आएगा,
वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स होता है, वेटिंग विद नहीं आएगा, वेटिंग फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के लिए वेट करते हैं, डॉक्टर के साथ बैठ के वेट नहीं करते। क्लिनिक में आपने देखा होगा जो रिप्रेजेंट होते हैं वो डॉक्टर का वेट करते, डॉक्टर के साथ बैठ के वेट नहीं करते। वेट फॉर समवन और समथिंग आता है, किसी का इंतजार करना। तो ऑप्शन बी के अंदर इसमें एरर दिया गया है। 52 है, सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का है और ये है आर ए पेंगुइन। इसमें आपको बताना है ये सही है या कोई करेक्शन करनी है। ए वेल नोन एनिमल लिविंग इन अंटार्कटिका आर ए पेंगुइन्स। देखो ए वेल नोन एनिमल सिंगुलर है ना सारा का सारा, एक अच्छा जाना पहचान जानवर, तो आर की जगह क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज। ठीक है, तो ए वेल नोन एनिमल लिविंग इन अंटार्कटिका इज ए पेंगुइन्स, इज ए पेंगुइन, ये कहा दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। सिंगुलर आएगा, पेंगुइन्स नहीं आएगा, पेंगुइन ही आएगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 53 है और इसमें भी सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का है। द वेदर रिपोर्ट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें देना है प्रिपेयर्ड, कहाँ पर है, ये इज प्रिपेयर्ड, इसके अंदर बताना है कोई करेक्शन है या सही है। तो द वेदर रिपोर्ट, देखो रिपोर्ट्स लिख रखा है यहाँ पे इज प्रिपेयर्ड में करेक्शन करें, आप लिख रखा रिपोर्ट्स, द वेदर रिपोर्ट्स, तो इज की जगह क्या आएगा, आर, क्या आएगा, आर आएगा, प्रिपेयर्ड, और ये दे रखा ऑप्शन ए के अंदर। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये क्लोज टेस्ट है और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक नंबर 2 में भरना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आएगा इज, दिस इज, दिस के साथ सिंगुलर फॉर्म आएगी, इज आएगा। 55 है और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है 1 में। ठीक है, ये 1 वाले में मोस्ट एनिमल्स हैव देयर ओन हैबिटेट्स, इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा बट सम मेक्स लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पर आके हमारे इंग्लिश के भी 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे बचेंगे 15 क्वेश्चन हिंदी के, फिर रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। तो प्रश्न नंबर 56 गणित का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक योग्य क्रिया है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि योग्य क्रिया कौन सी है, ये आपको इनमें से बताना है। प्रतिपल, कुछ ना कुछ, यहाँ तक, या फिर छटपट। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया क्या होती है, यौगिक क्रिया विशेषण, सॉरी यौगिक क्रिया विशेषण पूछा इसमें, वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनता है। ठीक है, जो प्रत्यय या फिर अन्य शब्दों से मेल से बनता है, तो इसमें है यहाँ तक, ये है यौगिक क्रिया विशेषण। इसके और उदाहरण क्या आएगा, जैसे घर, बाहर, जहाँ, तहाँ, ये कुछ फिक्स शब्द हैं जो यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। यथा, क्रम, बाहर, भीतर, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। इसमें है ऑप्शन बी, यहाँ तक, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द आपको बताना कौन सा है, सूचीपत्र, गंगा, किताब, संसद। देखो किताब रखी है, स्त्रीलिंग भाव है, संसद चलती है, संसद सतर चल रहा है, सतर चल रहा, संसद हमेशा फीमेल के रूप में देखे जाते हैं, नकारात्मक। गंगा में भी स्त्रीलिंग भाव है, लेकिन सूचीपत्र, सूचीपत्र तैयार हो गया, पुल्लिंग है ये, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदाय के लिए, अपादान से अलग होना। तो कौन सा कारक है ये, अपादान कारक। कारक कितने होते हैं, 8 कारक। तो किसका विभक्ति चिन्ह है, अपादान कारक का है ये। ठीक है, से अलग होना। संबंध का क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण का में, पर। संबोधन का हे, अरे, ओ। तो इसमें ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 दिया, तद्भव शब्द बताओ। तद्भव शब्द क्या होगा, ईट, पृथ्वी, राजा और नवीन। तो ईट जो है ये है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। इसका तत्सम रूप क्या होगा, इष्टिका, इष्टिका, इसका तत्सम रूप हो जाएगा इष्टिका। प्रश्न नंबर 60 है, 19 शब्द में उपसर्ग बताओ। 19, उसमें कौन सा उपसर्ग है, उत, ऊन, उत और उन। तो 19 में जो उपसर्ग लगा है वो लगा है ऊन, ऊन, पूरा न है ये, आधा न नहीं आएगा, पूरा न आएगा।
29, 39, 59, 49, इन सभी में ये उन पर उपसर्ग लगेगा पूरा, ये डी वाला नहीं आएगा, सी वाला लगेगा। प्रश्न नंबर 61 दिया है कि आहूत का विलोम बताओ। आहूत, हुत, अपहुत, अनहुत, अनाहुत। तो आहूत का विलोम होता है अनाहुत। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 61 का। प्रश्न नंबर 62 है कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है। कंधा शब्द जो है इसका समानार्थी क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है आपको अंश, अंशु, अश्रु या अंश। देखो अंश ये तो होता है हिस्सा, जो पहला अंश लिखा है ये तो होता है हिस्सा। अश्रु ये होता है आंसू, ठीक है, ये हिस्सा हो गया, ये आंसू हो गया। अंशु ये अलग चीज होती है। तो इसमें पूछा कंधा, तो कंधा का समानार्थी होता है अंश, ठीक है, ये वाला अंश, ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, और होता है स्कंध, और होता है भुजमूल। ये सारे कंधे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक। अंशु का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किरण, अंशु का मतलब। प्रश्न नंबर 63 है चंचरिक शब्द का अर्थ बताओ। चंचरिक, भौरा, कोयल, तितली या एक फूल। तो चंचरिक बोलते हैं भौरा को, भौरा, चंचरिक, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 3 वाक्य हैं वो शुद्ध लिख रखे, एक अशुद्ध है, कौन सा है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, वह कमरे में जाकर सो गया है, हम लोग आपका आभार मानते हैं। हम लोग नहीं आएगा, हम आपका आभार मानते हैं। यहाँ पर लोग जो शब्द है वो गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा जो अशुद्ध दिया गया है। प्रश्न नंबर 65 दिया है जिनका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उनको क्या बोलते हैं। जिनका जन्म छोटी जाति में उनको बोलते हैं अंतज, अंत्यज, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है। कल्पांत, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर व्यंजन संधि। तो इसमें है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि दी गई है कल्पांत शब्द के अंदर, ठीक है। कल्प प्लस में अंत, कल्पांत, दीर्घ संधि इसके अंदर दी गई है। प्रश्न नंबर 67 है पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट, अव्ययभावी समास, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो पथभ्रष्ट में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। पथ से भ्रष्ट होना, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 68 है निम्नलिखित वाक्य का क्या प्रकार है, कौन सा वाक्य है। बहुत सुंदर मकान है, कैसा वाक्य है। निषेध तो है नहीं भाई, निषेध में तो नहीं मिलता, तो ये तो हट जाएगा। विस्मयादिबोधक होता तो आगे ये ऐसा निशान मिलता, तो ये विस्मयादिबोधक भी नहीं है। इच्छावाचक होता तो इसमें काश ऐसा होता, ये सब मिलता, ये भी नहीं है। तो कौन सा वाक्य हो गया, विधिवाचक। बहुत सुंदर मकान है, कैसा वाक्य है, ये विधिवाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 69 है जहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो कौन सा होता है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में पूछे तो कौन सा अनुप्रास है, ये वर्त्या अनुप्रास, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का, वर्त्या अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 70 है कि अपना राग अलापना मुहावरे का क्या अर्थ है। अपना राग अलापना मतलब अपने ही बात करते रहना, खुद के बारे में बोलना। 70% हमारे हो चुके हैं, 70% और हिंदी भी पूरी हो गई। अब हमारे 30 सवाल बचे हैं, 15 गणित के और 15 रीजनिंग के। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिलेगी खूब सारी, सभी स्टडी मटेरियल डाल रखा है हर सब्जेक्ट का। अब 15 सवाल गणित के करेंगे। सवाल नंबर 71 जो गणित का पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 71 जो गणित का पहला सवाल है, और इसमें पूछा कि इसमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं, सबसे अधिक डिवाइजर किस संख्या के हैं। तो सबसे पहले इनके फैक्टर बनाते रहो, उससे पता चल जाएगा। जैसे 156 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1, ये होता है 156 का। 172 की करें तो 2 की पावर 3 गुणा 43 की पावर 1। 200 का अगर हम बनाएं तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। और 240 का अगर बनाएं तो 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये हो गया। अब इनके फैक्टर जो भाज्यक जो मल्टीपल हम काउंट करते हो कैसे करते हैं, 2 की पावर 2 है ना, इसमें एक जोड़ दो 3, ठीक है।
भाई जो पावर दे रखे हैं उनमें एक एक करके इनके गुणा कर दो। 2 1 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा में इसमें 1 है तो 1 जुड़ जाएगा 2, और 1 है तो 1 में 2 जोड़ देंगे 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे 12। इसमें है 2 की पावर 3 और 43 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 का कितना फैक्टर हो 4 गुणा में 2, कितने हो जाएंगे इसके 8 फैक्टर। ये है 4 का कितना हो जाएगा 5 गुणा 1 का 2 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसमें कितना हो जाएगा 4 गुणा 3, 4 तिया 12। ये इन सभी के फैक्टर हैं। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर किसके हैं, ये 20, किसके 240 के। ठीक है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक जो डिवीजर है भाजक है वो किसके हैं 240 के हैं। सवाल नंबर 72 दिया है, ये एक गुणनखंड है, इसमें इकाई का अंक हमें लास्ट में बताना है। इकाई का अंक बताना, देखो इसमें भी 1 है लास्ट में और इसमें भी 1 है। 1 को किसी से भी गुणा कर लो, देखो 1 है और इसमें भी 1 है, 1 गुणा में 1 1, भाई 1 है, 1 की कितनी पावर कर लो 1 आएगा, और इधर भी 1 को कितनी पावर कर लो लास्ट में 1 गुणा में 1 आएगा, तो कितना बनेगा इकाई का अंक 1 ही बनेगा। और ये दिया है ऑप्शन सी के अंदर। इसमें वो मत करना पावर को 4 से भाग दो फिर क्या, क्योंकि 1 है दोनों साइड, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे है सवाल नंबर 73, और इसमें दिया है कि किसी भिन्न और इसके व्युत्क्रम का योग है 2 सही 25/66। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या यानी कि दोनों भिन्न आपको बतानी है। भिन्न कौन सी है, उसका जो उल्टा है ना व्युत्क्रम वो कौन सा होगा, उनमें से बड़ी कौन सी है। एक है x, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। व्युत्क्रम का होता है मतलब उल्टा, और इनका योग दे रखा है 2 सही 25/66। 2 सही 25/66 कितना हो गया 132 में 25 जोड़ दो कितना हो गया 157। 157/66 ये दे रखा है दो भिन्नों का जोड़। अब हमें यहाँ से भिन्न निकालनी है। अब इस सवाल में कैसे करें, देखो इसमें सबसे बढ़िया तो रहेगा ऑप्शन पुट करने से। एक भिन्न को x को कोई भी एक वैल्यू इसमें से एक पुट करके देख लो। देखो 66 है, ये 11 का फैक्टर है, तो 22 33 को छोड़ दो, है ये भी 11 की मल्टीपल, क्योंकि ये लास्ट में कट रहा है। तो या तो बी या डी दोनों में से एक ऑप्शन रखो। 6 कम 6 6 5 11/6 बनेगा ये, और 11 5 16/11 बनेगा ये। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको रखना है। पहले हम ये रख के देखें, 6 कम 6 6 5 11/6 भिन्न मान ली, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 6/11। इनका जोड़ दे रखा है तो कितना हो जाएगा 66 एलसीएम आ जाएगा 11 11 121 जमा 6 6 36 157/66 बिल्कुल। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आपको फटाफट से एक बार ऑप्शन लगा के देखना है, ठीक है। 1 सही 5/6 ये भिन्न आ जाएगी, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। आगे है सवाल, ये सरलीकरण का है। 0.1 गुणा 0.1 0.2 गुणा 0.2 इनके गुणा आपस में। देखो ये है ना, इसको क्या से लिख के 0.1 को यानी कि 1/100, भाई 1/10 1/10 1/100 जमा इधर 2 दूनी 4 4/100, नीचे कितना हो जाएगा 3 तिया 9/100 जमा 6 6 36/100। अब देखो ऊपर भी 100 नीचे भी 100 100 तो 100 सारा कट जाएगा, क्योंकि इसका भी एलसीएम 100 आएगा, नीचे वाले का भी 100 आएगा। तो ऊपर कितना बचेगा 4 और 1 5, और नीचे 36 और 9 45, 5 1 5 5 3 45 कितना आएगा 1/9। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 75 दिया है, 15 30 और 45 मिनट के अंतराल पर 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती तो अगली बार कब बजेंगी। देखो 15 30 और 45 इन तीनों का एलसीएम ले लो। 15 30 और 45 का एलसीएम कितना आएगा 45 दूनी 90 90 इनका एलसीएम आ जाएगा। 90 एलसीएम आएगा, यानी कि अगर ये 8 बजे बजे तो अगली बार बजेगी 90 मिनट में बाद। 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 30 मिनट। 8 बजे बज गई, 1 घंटा 30 का मतलब 9:30 बजे बजेगी, और सुबह के बजेगी सुबह 9:30 बजे। ऑप्शन बी उत्तर हो गया इसका 75 का। सवाल नंबर 76 दिया है कि मुकेश अपनी शर्ट पर 30% 25% और 15% छूट लेता है, इकल्ली छूट कितने की मिलेगी। देखो इस सवाल को करने के अलग अलग तरीके। एक तो सीधा नॉर्मल तरीका, देखो कोई चीज़ की कीमत मान लो 100 रुपये थी, पहले इसकी 30% छूट दे दी तो कितना बच गया ये 70/100। अब इसमें फिर 25% की छूट दे दी, कितना बचेगा 75% 100। 15% छूट देने के बाद कितना बचेगा 85/100। ये उस वस्तु की अब कुल कीमत आ जाएगी। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 3 अलग अलग छूट देने के बाद ये वस्तु की कीमत आ जाएगी। 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 25 से 75, 25 को 100, ठीक है। और इनको आपस में काट दो, 5 दूनी 10 और 19 5 17 5 85,
नीचे आएगा 8 और ऊपर आएगा 17 तो 81 गुणा 7 करके। और इसको जब सारा पॉइंटों में निकालेंगे ना, जब इसको सारा का सारा, तो ये आएगा 44.62, ये सारा सोल्व करके। यानी कि वस्तु की कीमत अब हो गई है 44.62। 100 रुपये वस्तु की कीमत थी, अब 44 रुपये की बच गई। तो छूट कितनी मिली? 55 की, इसमें से घटा दो। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। 55.38 की उसको छूट मिली है, इसने छूट ही पूछी है। अगर वो पूछता है कि उसकी कीमत कितने परसेंट रह गई, तो 44% उसकी कीमत रह जाती, 44.62%। एक तो है ये तरीका। दूसरा है x + y + xy/y 100 वाले मेथड से। x कोई भी एक बार ले लो, y दूसरी ले लो। x ले लिया 30, y ले लिया 25, दोनों छूट है, दोनों माइनस में आएगी। फिर यहाँ पे प्लस का निशान, -30 गुणा -25, तो ये प्लस का ही रह जाएगा भाई। -30 गुणा -25 प्लस हो जाएगा बटे में 100। -30 और -25 कितना हो जाएगा? माइनस का 55। ये है प्लस का 30 गुणा 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 15, 15 बटे 2 यानी कि 7.5। माइनस का 55 प्लस का 7.5, तो कितना बच गया माइनस का? ये बचेगा माइनस का 47.5। ठीक है, ये बच जाएगा माइनस का 47.5। अब इसको x मान लो, y मान लो 15, तो -x फिर -y प्लस इन दोनों की गुणा 17.5 गुणा 15 बटे में 100। ठीक है, 47.5 और 15 कितने हो जाएंगे? 7 और 5 12, 5 और 1 6, 62.5। अब इसमें से ये घटाना है इनकी गुणा करके, तो वो लास्ट में अपना 55.38 ही उत्तर आएगा। x + y + xy/y 100 वाले को हम कहीं भी लगा सकते हैं। 3 है तो 3 में लगा लो, 4 है तो 4 में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 73 दिया है कि सुमित के वेतन में 40% की कमी गई, उसके बाद 40% की वृद्धि की गई, उसके अंतिम वेतन में कितनी हानि हुई? देखो वही है x + y + xy/y 100। x का मान कितना? 40% की कमी -40। y का मान है कि 40% बढ़ा दिया गया, तो प्लस का 40 प्लस -40 गुणा में प्लस का 40 बटे में 100। तो माइनस ये प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आ जाएगा? माइनस का 16। 40 से 40 0 हो गया। अब उसके वेतन में कितनी कमी आ जाएगी? माइनस का आ गया, इसका मतलब वेतन कम हुआ कितना? 16%। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, -16% की 16% की उसके वेतन में कमी हुई है। अगला सवाल नंबर 78। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 60 टॉफ़ी की दर से टॉफ़ी खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदनी पड़ेगी? देखो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी थी उसने? 7 टॉफ़ी खरीदी, यानी कि एक टॉफ़ी कितने रुपए की पड़ेगी फिर उसके? 1/7 रुपये की। एक टॉफ़ी कितने की पड़ी? 1/7 रुपये की। लाभ लेना है 40% लाभ। ठीक है, 1/7 का 40% लाभ पे बचेंगे, यानी कि 140/100। कितने में बेचनी पड़ेगी? 1/5 की। एक टॉफ़ी 1/5 की बेचनी पड़ेगी, तो यानी कि 5 टॉफ़ी कितने रुपए में बिकेगी? 1 रुपये में। तो इसने यही पूछा है कि 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा? लास्ट में 5 बेचेगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो आराम से करने का। देखो 1 रुपये 7 टॉफ़ी खरीदी उसने 1 रुपये में, क्योंकि हम लाभ रुपए में लेके चलते हैं। 7 टॉफ़ी खरीदी 1 रुपये में, तो एक टॉफ़ी कितने रुपये में खरीदी? 1/7 में। अब इसको 40% लाभ पर बेचना, तो इसका 40% लाभ यानी कि 140/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14 और ये 2 5 10, यानी कि 1/5 आ जाएगा। अब उसको एक टॉफ़ी कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? 1/5 रुपये में। अब हमें ये बताना कि 1 रुपये में कितनी बेचेगा, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, इधर भी 5 से, यानी कि 1 रुपये आ जाएगा। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा? 5। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 79 है। श्रीनिशि 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से दर से 2000 रुपये उधार लेता, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज। देखो सिंपल सा सवाल है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। 2000, 5% क्या होता है? 5% होता है 1/20, यानी कि 21/20 गुणा में 21/20। सीधा ऐसे कैसे निकाल लो, ये निकल जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से टोटल ये मिश्र धन आ जाएगा, कितना आएगा? 2205 रुपये अमाउंट हो जाएगी। 2000 रुपये 2205 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने का मिला? 205 का। इसने ब्याज पूछा है तो 205 उत्तर आएगा। ऑप्शन बी मत लगाना, ऑप्शन ए उत्तर आएगा। इसने ब्याज पूछा, ऑप्शन बी जो है ना ये 2205, ये अमाउंट दे दिया टोटल मिश्र धन, हमें ब्याज निकालना है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है। 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा 1.5% और 2.5% है, इनको किस मात्रा में मिलाए कि में 3 हो जाए? सीधा एलिगेशन है। 1.5 और 2.5, बीच में 3.5।
दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5 और 2.5 दोनों किस मात्रा में, कितने मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5 हो जाए। अगर इसमें से घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, 1:2, ये उत्तर हो जाएगा। भैया एलिगेशन इसमें भी लग सकता है, हालांकि एलिगेशन का नियम है कि ये संख्या बीच की होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, या तो इसने एक थोड़ा सा गलत डाटा दे रखा होगा मिसमैच का। 1.5% और 2.5% इनको मिलाना है। ठीक है, ये एलिगेशन सही लग रहा है वैसे, इसमें 3.5 लगा के 1:2 उत्तर आ जाएगा इसका 1। सवाल नंबर 81 की 3 संख्याओं का औसत है 7, a जमा b जमा c, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 21। पहली दो का औसत है 5, यानी कि a जमा b कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से तीसरी संख्या कितनी आएगी 11 आ गई। अंतिम दो का औसत 8 है, यानी कि b प्लस c कितनी हो जाएगा 8 दूनी 16, b प्लस c 16 है तो a कितना आ जाएगा 16 में 5, a 5 c 11, तो b कितना बचेगा 5, 5 5 11, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 81 का। सवाल नंबर 82 की 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चली। घर की विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितनी और अधिक चाल से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल में साइकिल मिल जाए, यह सवाल है। देखो 2 साइकिल चली, दोनों के बीच का गैप है 15 मिनट का, स्पीड है उनकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। एक महिला चली है दूसरी साइड से, वो उसकी पूछ रही कि किस स्पीड से वो चले ताकि वो साइकिल उसको 10 मिनट के अंतराल पर मिले। यह सवाल इसके अंदर पूछा है। देखो साइकिल 15 मिनट में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी दूरी तय कर लेगी। 15 मिनट यानी कि 15/60, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 10 60, 2 5 5 या 15, यानी कि 6 किलोमीटर। 15 मिनट में साइकिल कितनी आगे चली जाएगी 6 किलोमीटर। तो उस महिला की चाल कितनी होनी चाहिए, उस महिला को 6 किलोमीटर 10 मिनट में तय करना है। तो 6/10 मिनट में, और मिनट को घंटे में बनाएंगे तो ऊपर 60 से गुणा कर देंगे, 6 6 36, यानी कि उस महिला की चाल कितनी होनी चाहिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। उसने कहा कि उसकी चाल कितनी अधिक होनी चाहिए, ये पूछा है। 36 हमारा उत्तर नहीं है, कितनी अधिक होनी चाहिए। 24 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल थी, महिला चल रही 36 की स्पीड से, तो कितनी अधिक होनी चाहिए 12 किलोमीटर अधिक होनी चाहिए। तो महिला की स्पीड कितनी अधिक होनी चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। 36 टोटल महिला की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन उसने पूछा कि साइकिल की स्पीड से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, तो 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी उसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 83, ए और बी सॉल्यूशन में अम्ल और जल का अनुपात है 2:7 और 4:5। इस विलयन को 4:3 में मिश्रित किया गया, तो परिणामी में अम्ल और जल का अनुपात बताओ। देखो पहले में है 2:7, दूसरे में है 4:5। अब इनको मिलाया गया 4:3 के अनुपात में। ठीक है, तो इसमें अम्ल कितना हो गया 2, टोटल कितना है 9, इसको मिलाया कितना गया 4 के। इसमें अम्ल कितना 4, टोटल कितना है 9, मिलाया कितना गया इसका 3, तो कितना हो जाएगा 8/9 जमा 12/9, यानी कि अम्ल कितना हो गया इसमें 20/9। सेम ऐसे ही जल का निकालना है, 2/7, जल कितना है इसमें 7, टोटल कितना है 9, इसमें जल कितना है 5, टोटल कितना है 9। लिया कि इसमें 3 में है, तो ना 4:3 में है ना, तो ये 4 और ये 3। ठीक है, ये 28/9 और ये 15/9, यानी कि 43/9 आ जाएगा। अम्ल आया था 20/9, ये आ गया 43/9, अनुपात कितना हो जाएगा 20:43। 20:43, ऑप्शन डी में इसका आंसर आ जाएगा। भाई जो जो मात्रा दे रखी है ये एसिड और ये वाटर की दे रखी है, ये 4:5 45 नहीं है 4:5 है। लास्ट के मिश्रण में 4:3 में ये मिलाए गए हैं, मतलब जो लिक्विड ए लिया है वो 4 का लिया गया है और लिक्विड बी है वो 3 यूनिट लिया गया है, इसलिए हमने 4 और 3 से गुणा करनी पड़ी। पहले में एसिड है 2 का, टोटल कितना है 9 लीटर, इसमें कितनी मात्रा ली है इसकी 4, जमा दूसरा है, दूसरे में एसिड कितना है 4, टोटल कितना है 9, कितनी यूनिट ली है दूसरे की 3, ये जोड़ दो, इससे एसिड आ जाएगा सारा। दूसरे में पानी कितना है 7, टोटल कितना है 9, इसकी यूनिट की है 4। तीसरे में एसिड कितना, पानी कितना है 5, टोटल है 9, यूनिट कितनी है 3। इनको जोड़ के एसिड और वाटर का अनुपात निकालना, ऑप्शन डी 20:43। 84 का आप एक बार खुद से करके देख लेना, इसका उत्तर आ जाएगा 82.79, सवाल नंबर 84 का। 85 का है टाइम एंड सिस्टम वार्ड, पाइप एंड सिस्टम का। एक 20 घंटे में भरता है, एक 30 घंटे में, एक साथ कितने में भरेंगे 20 और 30 का एलसीएम ले लो 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60/5 यानी कि 12। ठीक है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी 12 घंटे में, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ये हमारे गणित के सवाल पूरे। अब लास्ट के 15 सवाल बचे हैं रीजनिंग के। अब आगे है सवाल नंबर 86 जो रीजनिंग का पहला प्रश्न है।
इसमें दिया है कथन और निष्कर्ष। ये कथन है, ये निष्कर्ष है। सभी चिंगारी आग हैं, सभी चिंगारी लपेटे हैं, कोई चिंगारी धुआं नहीं है। कुछ आग लपटे हैं, कुछ लपटे धुआं नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप कर लेना। वैसे देख लो, सभी चिंगारी आग हैं और सभी चिंगारी जो हैं वो लपटे भी हैं, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चिंगारी लपटे भी आ जाएगा और सभी चिंगारी आग भी आ जाएगा। अब इसके बाद है कि कोई चिंगारी धुआं नहीं है। देखो, अगर तसल्ली से बनाए तो ये चिंगारी हो गया, ये आग आ जाएगा इधर और इधर लपटे आ जाएगा। कोई चिंगारी धुआं नहीं, इधर धुआं आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये चिंगारी दे रखा है, ये आग है, ये लपटे हैं। पहला कथन क्या है कि कुछ आग लपटे हैं। आग और लपटों के बीच में हिस्सा कॉमन है, बिल्कुल सही है। कुछ लपेटे धुआं नहीं है, बिल्कुल। ये जो चिंगारी वाला जो हिस्सा है ना, ये धुआं नहीं हो सकता, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष इसमें सही है। आगे सवाल नंबर 87 का, ये फैमिली रिलेशन का है, ये आपको खुद से बना के देखना है। ठीक है, फैमिली रिलेशन का सवाल है, ये आपको खुद से बना के देख लेना। जैसे इसमें दे रखा W गुणा में R। W गुणा में R का मतलब है W जो है वो R की माँ है, R जो है वो J की माँ है। J माइनस S का है कि J जो है वो B की पत्नी है, और B जो है, ये इसको बना के देख लेना, B गुणा S करके, B इज़ द मदर ऑफ S, और फिर ये L से जुड़ जाएगा। इसको बना के देख लेना। इसके जो सारे रिलेशन है वो सही है, केवल इसमें ये पूछा गलत रिलेशन इनमें से कौन सा है। ये जो दे रखे हैं इसमें से गलत कौन सा है, तो इसमें जो गलत है वो है कि L S की सास है, ये गलत दे रखा है। ठीक है, W जो है, देखो W है वो R की पत्नी, फिर R और J के बीच में माँ का रिश्ता है, J और S के बीच में फिर पत्नी का रिश्ता है, और S और फिर V के बीच में माँ का बेटे का रिश्ता आ जाएगा, और फिर V का J से पति का रिश्ता आ जाएगा। ये इन्होंने पूछा है। 88 नंबर है, ये भी फैमिली रिलेशन का है, ये भी आपको करना है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा सवाल है। जैसे X और Z का पूछा है इसने, X और Z का ये ले लो, बस लास्ट का छोड़ दो। चाहे Z प्लस Y क्या हो गया, Z इज़ द मदर ऑफ Y। Z जो है वो Y की माँ है। Y भाग में X का क्या मतलब है, Y जो है वो X की डॉटर है। ये भाग वाला निशान लास्ट का है, ये प्लस का ऊपर फिर माइनस, फिर ये तो Y इज़ द डॉटर ऑफ X। ठीक है, ये है इनका मतलब। अब इसने क्या पूछा है वो देख लो, इसमें लास्ट में X और Z का इसने रिलेशन पूछा है। X और Z का इसमें रिलेशन पूछा है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, पति। सवाल नंबर 83 है, ये डायरेक्शन का सवाल है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सूर्योदय की दिशा में 3 मीटर चलती है। सूर्योदय होगा पूर्व की तरफ, इधर चल दिया 3 मीटर, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है, एक बार इधर फिर इधर, और प्रत्येक मोड़ के बाद क्रमशः 8 मीटर, पहले तो चलिए 8 मीटर फिर चलिए 3 मीटर। शुरुआती बिंदु के संदर्भ में अब किस दिशा में जा रही है, पहले यहाँ थी अब ये यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसने पूछा कि शुरुआती बिंदु के हिसाब से किस दिशा में। अगर शुरुआती बिंदु था, इसका मुंह इधर है, अब शुरुआती बिंदु यही, तो अब इसका मुंह इधर हो गया, इधर कौन सी दिशा है, वेस्ट। तो शुरुआती पॉइंट के हिसाब से पूछा है, तो वो जा रही है पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 90 कथन निष्कर्ष का है, आप खुद से बना के देख लेना इसका। इसमें दोनों ही अनुसरण गलत आएंगे, इसमें ना तो एक आएगा ना दो। 91 का भी कथन निष्कर्ष का है। देखो, सभी गिल्ली मिट्टी जो है वो बर्तन है, सभी बर्तन कंटेनर है। ये सभी कंटेनर गिल्ली मिट्टी है, गलत है पहला ही, क्योंकि कंटेनर तो बाहर है एकदम, कंटेनर एकदम बाहर है, तो सारे कंटेनर गिल्ली मिट्टी नहीं हो सकते। दूसरा है कि कुछ कंटेनर गिल्ली मिट्टी, हाँ ये कुछ कंटेनर गिल्ली मिट्टी हो सकते हैं। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। इस सवाल में ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 92 है, ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। 6 मित्र बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पे, ऐसे हो गई, इस पे 6 बैठा दो, सर्कल इसकी साइड मुँह करके, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने जो जो बोला है, जैसे बोला है वैसे ही बैठाते जाओ। इसने बोला कि R जो हो P और Q के बीच में बैठा है, P जो है वो S के सामने है। देखो, P और S आमने सामने बैठा दो। सबसे पहले तो P और S आमने सामने हो गए। अब इसने क्या कहा है, जो R है वो P और Q के बीच में बैठा है। अब R या तो इस साइड आएगा या इस साइड आ सकता है। इसके बाद है कि U जो है वो P और T के बीच में है, जो S के दाएं है। ये है बात सारी इसमें। S के दाएं साइड बैठा है कौन, T। ठीक है, T जो है वो S के दाएं साइड में बैठा है, T। और U जो है वो P और T के बीच में है, तो इसका मतलब U यहाँ पे आएगा, P और T के बीच में।
तो अब इसका मतलब पहली लाइन क्या दे रखी थी, आर जो हो पी और क्यू के बीच में, तो पी क्यू और इसके बीच में आर हो गया, ये ऐसे बैठेंगे। आर के ठीक दाएं कौन है, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। 93 नंबर का है, ये भी कथन निष्कर्ष का है। कथन है कि एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा, इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग लेने की जरूरत है। ये शिक्षक ने एक अभिभावक यानी कि बच्चे के माता पिता से कहा। तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीकों में से एक काउंसलिंग भी है। बिल्कुल सही बात है ये तो, भाई काउंसलिंग से भी व्यवहार के तरीके ठीक हो सकते हैं, इसलिए उसने कहा है कि भाई परामर्श लो आप। दूसरा है कि व्यवहार को सही करने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग है। एकमात्र तरीका नहीं है ये, सिर्फ एक ही तरीका है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 94, सवाल नंबर 94। इसमें 3 एक जैसे हैं, ठीक है, और एक अलग है, तो अलग कौन सा वो बताना है। कुर्सी, सोफा सेट, टेबल और फर्नीचर। देखो कुर्सी, सोफा, टेबल ये सारे फर्नीचर के हिस्से हैं, तो फर्नीचर इनमें अलग हो जाएगा क्योंकि सारे फर्नीचर के अंडर में आते हैं। टेबल भी क्या है, एक फर्नीचर, कुर्सी भी फर्नीचर। तो इसमें ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, जो इन सबसे अलग है। 95 है, इसमें पूछा सी के बाद डी है, डी के बाद एफ, एफ के बाद आई, तो क्या आएगा। देखो सी के बाद डी, डी के बाद एफ 2 जोड़ के, एफ के बाद आई 3 जोड़ के, तो आई के बाद 4 जोड़ दो, आई जे के एल एम, तो क्या आ जाएगा एम। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। पहले में 1 जोड़ दिया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। 96 है सवाल नंबर 96 नंबर, और इसमें पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो 3 में 5 जोड़ दिया, 8 में 5 जोड़ दिया, 13 में 5 जोड़े तो 18 में 5 जोड़ें कितना आएगा 23। ऑप्शन ए उत्तर, बिल्कुल आसान है, 5 जोड़ना है। इसमें देखो टी ये इसका ये बना दिया, तो इसका क्या बनेगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखो टी का बना दिया यू, टी का यू बना दिया 1 जोड़ के, एच का जे बना दिया 2 जोड़ के, आर का यू बना दिया 3 जोड़ दिया, ओ का जेड बना दिया 4 जोड़ दिया, यू का, अच्छा इसमें उल्टा है क्या, यू देखो एक बार, टी एम एन टी यू, टी में 1 जोड़ दिया यू बन गया, एच में 2 जोड़ोगे जे बनेगा, बन गया, आर में 3 जोड़ोगे यू बनेगा, सही है, ओ में 4 जोड़ोगे एस बनेगा, सही है ये भी, यू में 5 जोड़ोगे जेड बनेगा, जी में 6 जोड़ोगे एम बनेगा, और एच में 7 जोड़ोगे तो ओ बनेगा। यानी कि एक एक जोड़ रखा आगे, पहले वाले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो अब इसके हिसाब से इसमें क्या लिखा जाएगा, इनमें एक एक जोड़ के आगे क्या बनेगा, सी का अगला डी, ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू, एस में 3 जोड़ेंगे तो वी, टी में 4 जोड़ेंगे तो एक्स, यू में 5 जोड़ेंगे तो जेड, एम में 6 जोड़ेंगे तो एस, ई में 7 जोड़ेंगे तो एल, ये बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ पर दिया है, ये ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो ये दिया है ऑप्शन डी के अंदर। काफ़ी आराम से सोच समझ के करना है। 98 है, पिन को लिखा गया है वैक्स, तो आर बी एक्स को क्या लिखा जाएगा। देखो पी में 6 जोड़ दिया वी बन गया, आई में से 6 घटा दिया ए 8 घटेगा, आई जे के, आई मतलब हाँ 9 अक्षर है तो 8 घटा दिया, और एन में 10 जोड़ दिया। देखो +6 -8 +10, ये किया गया है। आर में +6 कर दो एक्स बनेगा, बी में -8 कर दो टी बनेगा, एक्स में +10 कर दो एच बनेगा, एक्स टी एच, यानी कि ऑप्शन डी बनेगा। 99 नंबर पूछा है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, ये इसके अंदर पूछा गया है, ठीक है। देखो पहले ये स्क्वायर था, फिर इसमें सर्कल, इस सर्कल आ गए, फिर ट्रायंगल आ गई। देखो ये था, ये वापस इंटरचेंज हो गया, तो ऐसे ही अब यहाँ पे 2 सर्कल आके कोने में ट्रायंगल आ जाएगी, ठीक है। 2 सर्कल आके कोने में ट्रायंगल, तो ये जो बी वाली आकृति दे रखी है ये उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ लिख रखी है बी वाली आकृति, ये ऑप्शन बी में ही लिख रखी है। देखो इस सवाल में ना ऑप्शन बहुत जरूरी है, इसमें भी आकृति बी का कई बार ऑप्शन यहाँ पर, जैसे देखो अगर आकृति डी होती तो ऑप्शन सी आंसर लगाना था ऐसे। 100 नंबर का है, इसमें भी पूछा है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी आखिरी में, ठीक है। तो इसमें आएगी आकृति सी, आकृति सी आएगी, लेकिन ये दे किस ऑप्शन में रखी है, ये दे रखी है ऑप्शन बी के अंदर, तो पेपर में गोला हमें बी वाला भरना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 55 हुआ। 100 के 100% हमने करे हैं। हरियाणा सीईटी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है। फटाफट आप रिवाइज करते रहें, हर क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाया गया है।
कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।